से पहले क्लास में मैंने आपको रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन बताया था, याद होगा। रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन कुछ इस तरह का था कि अगर QC ग्रेटर देन होगा KC के, QC ग्रेटर देन KC तो बैकवर्ड रिएक्शन, और QC लेस देन KC फॉरवर्ड रिएक्शन, और QC इक्वल टू KC, वेरी गुड, इक्विलिब्रियम। अब तक जो भी चीज़ हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकली हम समझ रहे थे चीज़ों को, अब थोड़ा थियोरिटिकली समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें क्या क्या चेंजेस लाती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब आपके लिए तो इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। एक तो वो न्यूमेरिकल जो मैंने सीधे सीधे बताया हुआ है कि आपको वो N2 की, H2 की और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन दे देगा और कहेगा कैसे निकालो, एकदम सीधा साधा क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा टफ कर देगा तो KC निकलवा लेगा, फिर कह देगा टेम्परेचर भी दे रखा होगा, KP भी पूछ लेगा बस। तो KC निकाल के KP निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। KP और KC में रिलेशन, यानी अब तक की अगर देखा जाए अभी तक के पार्ट में से पढ़ने को सब पढ़ना होता है। ये नहीं कि आप कहेंगे अच्छा बस फिर तो यही दो टॉपिक पढ़ाने चाहिए थे ना, नहीं भाई ऐसा नहीं है, पढ़ेंगे सब कुछ। लेकिन एग्जामिनेशन के लिहाज से दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई अभी तक। पहला रिलेशन बिटवीन KP एंड KC, और दूसरा है उस पर एक न्यूमेरिकल जो KC वाला न्यूमेरिकल होता है, बेसिक वाला, वो भी बहुत टफ वाला नहीं। अभी हालांकि एक कुछ अच्छे वाले न्यूमेरिकल अभी बचे हुए हैं जो कि इसके बाद करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरे नंबर पर अब ये टॉपिक आने जा रहा है, ये तो एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लिखे ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है ना। स्पेलिंग है देखिए LECHATE, है ना, CHATELIER apostrophe S, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। वो भी करवाएंगे होगा सब, बस वो मेरी सीक्वेंस तो तुम्हें पता है कि मैं आगे पीछे रखता हूँ, है ना। अपने हिसाब से चीज़ें देखते हैं हम लोग कि कौन से ज़्यादा जरूरी है। पहले ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है ना, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक। ये क्या, किस, ये प्रिंसिपल किस चीज़ के लिए आया है सही मायनों में? ब्रैकेट में लिखेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग। क्या ऐसा वर्ड हमने पहले कभी सुना? केवल इतना, केमिस्ट्री में फैक्टर्स अफेक्टिंग कहाँ सुना बताओ? वेरी गुड, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये बताकर इस बच्चे ने बाकियों के लिए मुसीबत बढ़ा दी, ठीक है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, वो तो बचा के बच गई, उसकी जान तो उसने इतना बता दी काफ़ी है। अब बाकियों के लिए परेशानी बढ़ गई। अब बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? अगर हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी साइज पे डिपेंड करती है। बताओ एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करेगी? साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम, होती है ना। जितना बड़ा साइज होगा उतनी बड़ी शेल बनती चल जाएंगी, उतना ही निकालना इलेक्ट्रॉन आसान हो जाएगा, ठीक है ना। शील्डिंग इफेक्ट, वेरी गुड। इंक्रीज द शील्डिंग इफेक्ट या ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट, लार्जर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी, लार्जर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी, होता है ना। तो ये फैक्टर्स भूलना नहीं, जहाँ जहाँ ये आए ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ रहे ना। ये सारे के सारे टर्म जो भी आपकी जिंदगी में आए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जहाँ जहाँ ये टर्म आ जाए कि ये फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? बड़ा गजब का है भाई। बस ये एक टॉपिक करा के इसको पूरा कर देंगे ये आज, ठीक है ना। लेकिन ये पूरा हो जाए यही बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी इसमें काफ़ी कुछ है समझने के लिए, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल के नाम से जानेंगे ये, और ये पेपर में आने के लिए तैयार बैठा है। अब लिखें कहता क्या है ये प्रिंसिपल। पहली बात तो अक्सर प्रिंसिपल का नाम आते ही एक स्टेटमेंट आता है ना, जैसे होमोजेनिटी प्रिंसिपल, याद है होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहाँ? हाँ, फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना, होमोजेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहाँ है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है ना, केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई प्रिंसिपल आता है उसका एक स्टेटमेंट होता है बढ़िया सा, ठीक है ना, उस स्टेटमेंट को ही समझना होता है। तो ये भी यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो कि शुरुआत में आपकी समझ में नहीं आएगा, जब मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पहले फिलहाल लिख लो, लिखिए इट स्टेट्स दैट,
इट स्टेट्स दैट, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है ना, ठीक है। इट स्टेट्स दैट if a system is in equilibrium, it states that if a system is in equilibrium, it states that if a system is in equilibrium, subjected to a change, if a system is in equilibrium subjected to a change, बिना टेंशन के पहले लिख लो, मुझे पता है लिखते समय समझ में नहीं आएगा, ये पूरा लिख लोगे फिर समझाऊंगा, है ना। Subjected to a change in any, subjected to a change in any of the factors, subjected to a change in any of the factors, in any of the factors that determine the equilibrium conditions, that determine the equilibrium conditions of a system, that determine the equilibrium conditions of a system, then एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, if a system is in equilibrium subjected to a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions of a system, equilibrium conditions of a system, then the equilibrium will shift, then the equilibrium will shift in the direction, equilibrium will shift in the direction so as to reduce or counteract the effect of the change, so as to reduce or counteract the effect of the change, so as to reduce or to counteract the effect of the change. Clear? Counteract the effect of the change. ठीक है, बहुत ध्यान सुनिए क्या कहा इसने। If a system is in equilibrium and subjected to a change, subjected to the change in any of the factors which determine the equilibrium conditions, then the equilibrium will shift in that direction which counteract the change, which counteract the change. समझे नहीं? कैसे समझेंगे आप, यहाँ ध्यान लगाइए। सबसे पहली बात, जब हम कोई रिवर्सिबल रिएक्शन कराते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन कराते समय इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता है। ये बात कितनी बार रिपीट हो चुकी है, आपको समझ में आ रहा होगा। इनिशियल फेज में, बार बार कह रहा हूँ, इनिशियल फेज में क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम। जो बच्चे किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ना दिमाग से, वो एक जगह नहीं कई जगह अप्लाई करते हैं चीज़ों को। यही एक इस जैसी चीज़ आप कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा कि बोलो किसी देश की पॉपुलेशन अगर स्टैग्नेंट है, स्टैग्नेंट मतलब अपनी जगह पर स्थिर है, तो इसका क्या मतलब निकालोगे, तो बोलेंगे सर बर्थ रेट और डेथ रेट इसका मतलब सेम होगा, तभी वो पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रह सकती है, अपनी जगह पर स्थिर रह सकती है। क्लियर है ना? जिस जगह, जिस देश में, जिस कंट्री में बर्थ रेट ज़्यादा होगा और डेथ रेट कम होगा, बर्थ रेट ज़्यादा डेथ रेट कम, वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती है लगातार। क्लियर है ना? और जहाँ सर डेथ रेट ज़्यादा और बर्थ रेट कम, वहाँ पॉपुलेशन क्या होती है, घटती है। समझ गए ना? अक्सर अकाल वकाल के समय पर जब कभी कहीं कहीं, अब तो अब नहीं होता है सब, पहले आया करते थे, अक्सर अकाल आया करते थे तो उसके बाद पॉपुलेशन क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। ठीक है ना? फेमाइन के टाइम बढ़ेगा ना तो डेथ रेट बहुत बढ़ गया, जब डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी। समझ रहे हो ना? अब ये सब देखो क्या बताना चाह रहा हूँ, पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग में सब बैठती है, तो कभी सोच कर देखना चाहिए कि क्या भारत की हिस्ट्री में कभी ऐसा रहा, क्योंकि हमें अक्सर लोग इसी तरह सोचते हैं कि हम एक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन डेंसिटी वाली कंट्री हैं, इंक्रीजेस, लगातार इंक्रीज कर रही है हमारी पॉपुलेशन। ठीक है ना? लेकिन क्या हमारी हिस्ट्री में कभी ऐसा भी कुछ देखने को मिला कि कभी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई हो या घटी हो? हुआ ऐसा? हाँ, वेरी गुड, वो अकाल के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। चलो खैर, तो ये सब मैंने क्या बताया, सिर्फ जो बच्चा पढ़ता है सही से ना चीज़ों को, वो कहता है यार ठीक है। ऐसे ही जब आप एज ए मैनेजर किसी कंपनी में बैठे होंगे, तो जब आपकी कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रही होगी, तो इसका सीधा मतलब है कि सर जितना हमारा क्या हो रहा है, जितना चीज़ें हम, मतलब जितना हमारा खर्च हो रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उतना ही क्या हो जा रहा है, उतना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है। मतलब बस कुल मिला जुला कर जितना हम पैसा लगा रहे हैं उतना ही प्रॉफिट से मिल पा रहा है। तो कंपनी स्टेबल है, बस जहाँ थी वहीं टिकी हुई है।
ग्रोथ नहीं हो रही है। और कई बार ऐसा कंपनी के कई बार इस तरह के फेज भी आते हैं कंपनी में कि जब ग्रोथ रेट नहीं होता, ग्रोथ नहीं हो रही होती, बीच में क्या हो जाता है, कुछ दिनों के लिए कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं चीज़ें, मतलब आई मीन इक्विलिब्रियम में आ जाती है, कांस्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। क्लियर है ना? तो देखो एक जगह नहीं, कई जगह इस चीज़ को समझना है। और मैंने फिर बार बार आपसे कहा कि इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन जनरली क्या होता है, जब कोई चीज़ स्टार्टअप लेती है तो इनिशियल फेज में बहुत तेजी से वर्क करती है, ठीक है ना। इनिशियल फेज में चीज़ें जनरली क्या करती हैं, मेहनत। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है तो इनिशियल फेज में कोई कंपनी जब आप जब अपना स्टार्टअप कोई लगाने अगर जाओगे तो अपने स्टार्टअप पे आप शुरुआती दौर में खूब मेहनत करोगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको अभी उस स्टार्टअप को ऊपर ले जाना है। समझ में आ रही बात ना? और एक लेवल तक जाने के बाद चीज़ें सर मेरी बस में ही नहीं रह गई, बहुत ज़्यादा करने के बावजूद भी, बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी अब शुरुआती दौर में सर ग्रो बहुत तेज़ी से हो रहा था, लेकिन अब ग्रोथ हो रही है पर उस रेट से नहीं हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है? बहुत ध्यान सुनिएगा। अब एक और बात समझिए, अगर मैं कहूँ आपसे कि एक कंपनी की ग्रोथ अभी के समय 10 लाख रुपए पर डे है और एक टाइम के बाद 50 लाख रुपए पर डे है, ठीक है, तो बताओ ग्रोथ का रेट कहां ज्यादा रहा होगा? बाद वाले में नहीं, और कोई जरूरी नहीं कि पहले में भी होगा, मतलब कुल मिला के कोई फिक्स नहीं है सर। ये तो देखना पड़ेगा ना। हो सकता है जब 50 लाख पर डे ग्रोथ कर रही है ना कंपनी, जब 50 लाख पर डे उसकी वेल्थ बढ़ रही है ना, तो हो सकता है उस समय कंपनी का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हो रखा होगा। नहीं समझे? तो देखना तो ये पड़ेगा ना, शुरुआत में जब 10 लाख रुपए का इंक्रीमेंट आ रहा था तब का इन्वेस्टमेंट कितना था। हो सकता है कि वो उस समय कम इन्वेस्टमेंट पे 10 लाख रुपए पर डे इंक्रीमेंट हो रहा हो, और आगे जाकर के सर इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा कर दिया हमने अपना चीजें बहुत फैला दी, बड़ी कर दी, लेकिन अब बढ़ तो रही है। देखने पे तो ये लग रहा है कि 10 लाख के बजाय 50 लाख पर डे बढ़ रहा है, लेकिन भाई 50 लाख पर डे बढ़ रहा है। अगर पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल, पहले किसी एक कंपनी आपकी कंपनी का केवल पहले कोई एक आउटलेट था, उससे आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था पर मंथ। अभी आपने 4 आउटलेट खोल दिए हैं, अब आपको 20 लाख रुपए पर मंथ क्या हो रहा है, कमाई हो रही है। तो आपकी कमाई बढ़ तो गई है, 10 लाख से बढ़ के कितनी हो गई, 20 लाख। बट अभी इसका मतलब सक्सेस का रेट अब कम हो गया, लेकिन ग्रोथ कम हो गई है। समझ में आ रही बात ना? क्योंकि सर वो 4 आउटलेट खोलने के बाद इतना आ रहा है, और पहले एक ही आउटलेट से हमारा कितना आ रहा था, 10 लाख। कुछ बात समझ में आ रही ना? ये सब मैं क्यों बताने लगा बीच बीच में अचानक, ये केमिस्ट्री चलते हुए। भाई मैं पैरो दिमाग का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दो, हमेशा के लिए आपके काम आने वाली चीज़ें मिलती चली जाएंगी। हम केवल यहाँ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं ना जो मान लीजिए आगे चल करके इंजीनियरिंग में चले जाएंगे। इंजीनियरिंग में जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज़्यादा इसका कोई बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जो यहाँ पढ़ लिया, माइंड जो अप्लाई कर लिया, जो आपका माइंड चलाना आ गया, आपको सिचुएशन को देखकर उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना आ गया, तो वो हर जगह काम देगा। समझ रहे हो ना? अगर बायो वाले बच्चे मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फिजिक्स की जरूरत नहीं पड़ती इनको, ठीक है ना। हाँ पढ़ेगी थोड़ी बहुत, ये भी मत सोचना कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगी, थोड़ी बहुत पढ़ती है फिजिक्स की जरूरत, ठीक है ना। मेडिकल साइंस में फिजिक्स की जरूरत है। हाँ सर, ये कैसे पता करेंगे कौन सी कंपनी की प्रॉफिट रेट ज़्यादा है? वो तो हमारे पास सब कुछ होगा ना, पूरी बैलेंस शीट बनेगी ना। अब बैलेंस शीट बनेगी, हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि पता लगा एक आउटलेट खूब मुनाफा दे रहा है और एक आउटलेट घाटे में चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलाते रहते हैं हम उसको। समझ ना? ये सब तो खैर बिजनेस का फंड है, उसके चक्कर में ना भी ना लगो आप लोग, ठीक है ना। बिजनेस करेंगे तो, लेकिन मैं बताना, मेरा मकसद ये थोड़ी ना कि अब मैं आपको यहाँ बिजनेस क्लास करा दूँ इसको, कि बिजनेस समझाऊँ आपको। समझा मैं वो भी सकता हूं, लेकिन वो नहीं समझाना चाह रहा। अभी बस ये बताना चाह रहा हूं कि आप जो चीज जो पढ़ रहे हैं उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सर हम जब भी कभी कोई चीज इक्विलिब्रियम में आ जाती है ना, तो उसका मीनिंग ये निकल के आता है कि जो काम फॉरवर्ड हो रहा है वही काम जितना बैक फॉरवर्ड में हो रहा है उतना ही बैकवर्ड में हो रहा है। आप जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना पीछे हट रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इक्विलिब्रियम में मेंटेन है, आप जहां हैं जस के तस वहीं के वहीं रहेंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब एक जगह नहीं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एक जगह नहीं कई जगह। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था फिजिक्स में, याद है क्या, कि एक डंडे पे हमने भैया एक सांप उठा लिया ऐसे, याद आया कुछ? हमने कहा था कि मरा हुआ सांप एक डंडे पे ऐसे उठा के हम लोग और उस डंडे को ऐसे मूव करा रहे हैं ऊपर, और चूंकि सांप की पूंछ वाला हिस्सा कम मास का होता है और मुंह वाला हिस्सा ज्यादा मास का होता है, तो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में मैंने एग्जांपल दिया था आपको। भूल गए हो क्या? यार भूलना नहीं चाहिए, मुझे याद है एज इट इज बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह, तो आपको क्यों बोल रहे हो आप? ठीक है, तो मैं अच्छा, और एक कमाल की बात यह है कि यहाँ ये बात बताते समय वो एकदम अचानक दिमाग में आना, ये इंपॉर्टेंट होता है, समझ लो ना।
तो अब मैं क्या बताना चाह रहा था, उस समय हमने बताया था कि अगर हम इस डंडे को ऐसे ऊपर उठाते जाएंगे तो इसका ये जो मुंह है, सांप का जो मुंह है, वो मुंह नीचे जा रहा होगा, क्योंकि वो डंडे के ऊपर तो ऐसे मूव कर रहा होगा। मान लीजिए मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज में हैवी बॉडी नीचे की ओर मूव करेगी और लोअर बॉडी ऊपर की ओर, और लेकिन जिस पे ये लटका हुआ है उसको मैं ऊपर उठाता जा रहा हूं। तो अगर सपोज करो इस डंडे का एक्सेलरेशन, इस डंडे का ऊपर की ओर एक्सेलरेशन और इसका नीचे की ओर एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा, तो वो सांप आपको मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, उसकी पिक्चर लेना बार बार वहीं दिखेगी। नहीं समझे? हाँ, हेड वाला पार्ट। क्या मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना कि भाई अगर हेड वाला पार्ट नीचे जा रहा है, जितने एक्सेलरेशन से डंडा मैं ऊपर ले जा रहा हूँ उतने ही एक्सेलरेशन से हेड वाला पार्ट नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो रिएक्शन हो रही है पर होते हुए दिखेगी नहीं। बात कुछ समझ में आ रही है? काम हो रहा है लेकिन होते दिखेगा नहीं, कारण उसका मुंह की पोजीशन वहीं रहेगी। भाई आप 1 सेकंड में अगर 4 मीटर ऊपर डंडा उठा देंगे, 4 मीटर उसका मुंह नीचे चला गया, इसका मतलब जितना ऊपर डंडा गया उतना नीचे मुंह चला गया, तो जहां था वहीं रहा। नहीं समझे? क्लियर हो रहा है? इस तरह की कंडीशन भी क्या कहलाती है कि भैया इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्यों आ गया? क्योंकि सर दोनों एक्सेलरेशन ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल। दोनों एक्सेलरेशन ने कैंसिल कर दिया, तो जब एक्सेलरेशन दोनों का बराबर हो जाएगा तो वहां पर फोर्स एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? बैलेंस हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है? काफी कुछ समझने के लिए है, समझने और पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बस मन होना चाहिए पढ़ने का। बहुत ज्यादा है पढ़ने और सीखने के लिए। ठीक है, करते जाइए धीरे धीरे, ऐसे ही पढ़ाई करते जाइए, काम बनता जाएगा। चलो वापस अपने प्रिंसिपल पे आ जाते, नहीं तो इस प्रिंसिपल का हाल खराब हो जाएगा। ये कहेगा यार हमें शुरू करके और दुनिया भर के प्रिंसिपल सीख लिए इन्होंने, इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान लगाओ। ली चैटलेट ने क्या कहा? अगर हम किसी केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद या इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाने पर हम उसके किसी ऐसे फैक्टर को चेंज करते हैं जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को डिसाइड करता है, यानी जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर असर डालता है। अब समझा रहा हूं मैं, कह रहा हूं, लिखने से समझ में नहीं आया था, अब मैं जो समझा रहा हूं समझो, तब समझ में आएगा। अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर हम किसी भी ऐसे फैक्टर में चेंज लाते हैं जो फैक्टर इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन जिस फैक्टर से डिटरमाइन होती हो या डिफाइंड होती हो या जिस पर डिपेंड करती हो, तो वो चेंज लाने पर इक्विलिब्रियम उस ओर शिफ्ट हो जाता है जिस ओर उस एक्शन का काउंटर एक्शन हो सके। काउंटर एक्शन हो सके। नहीं समझे? किसी फैक्टर में चेंज लाने पर इक्विलिब्रियम उस ओर शिफ्ट हो जाता है जिस ओर शिफ्ट होने से जो चेंज हम लाए हैं उस चेंज को वो क्या कर सके? काउंटर एक्ट कर सके या रिड्यूस कर सके। वो हमेशा उसको घटाना चाहेगा या काउंटर एक्ट करना चाहेगा। नहीं बात समझे? देखिए जैसे सपोज करिए, चीजें ज्यादा समझ में आपको मैकेनिकल वे में आती हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का ये, मान लीजिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया था कि मैं किसी बच्चे को 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और वो खिसक जाए, 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊं और वो खिसक जाए, तो सर उसके शरीर में कोई चेंज नहीं आएगा। कुछ बात समझ में ना? मतलब शरीर में चेंज आना मतलब उसके अंदर इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति मुझे जैसे धक्का दे 100 न्यूटन से और मैं 200 न्यूटन का धक्का पाकर खिसक जाऊं, तो मेरे कॉन्फ़िगरेशन, मेरे शरीर के कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर उधर से कोई 100 न्यूटन लगा दे, इधर से भी कोई 100 न्यूटन लगा दे, तो सर अब आपके अंदर वो कॉन्फ़िगरेशन बदलना स्टार्ट होगा। अब तनाव आना शुरू होगा आपके चेहरे पर। समझ रहे हो ना? अभी कोई आया, उसने कहा प्रिया तो खिसको, अभी खिसक गई। उसने जो चेंज लाया इसने उस ओर शिफ्ट कर लिया अपने आप को, ताकि उस चेंज का क्या हो जाए? काउंटर एक्शन हो जाए। कुछ बात समझ में आ रही ना? तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम अभी भी मेंटेन रहा, कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं आया। कुछ बात समझ में आ गई? तो इसका कहना यही था कि अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम किसी ऐसे फैक्टर पर चेंज लाते हैं जो फैक्टर इक्विलिब्रियम की कंडीशन को डिसाइड करता हो, उसके चेंज लाने से इक्विलिब्रियम हमेशा उस ओर शिफ्ट हो जाता है जिस ओर उसके जाने से उस चेंज का काउंटर एक्शन हो सके। क्लियर है इतनी बात? काउंटर एक्शन मतलब वो हमेशा ये चाहता है, कुल मिला जुलाकर बॉडी हमेशा किस में रहना चाहती है? रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा किस में रहना चाहती है? इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है। अगर आप उसके इक्विलिब्रियम को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो अपने आप को ऐसे हिसाब से शिफ्ट कर लेता ताकि आपके द्वारा लाया गया चेंज क्या हो जाए? काउंटर एक्ट हो जाए। कुछ बात समझ में आ रही है? पक्का? भाई जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ, मैं कह रहा अरे भाई मस्त रहा करो, खुश रहा करो, प्रेशर मत लिया करो। किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ ऐसा? मस्त रहो, खुश रहो। कोई दूसरा आया, उसने आके तुम्हें बोला अरे भाई किसको, अब तुम उससे बहसने लगे, नहीं खिसकेंगे। तो ये आप, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में रहना नहीं चाहते, आप जैसे हैं वैसे रहना नहीं चाहते, आप बिना बात का तनाव लेना चाहते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? नहीं तो किसी व्यक्ति ने कहा भाई थोड़ा खिसको, आप आराम से खिसक गए।
आप किसी पड़ोसी ने आपको तंग करना शुरू किया, आपने कहा यार छोड़ो, आपने उसका कोई रास्ता दूसरा निकाल लिया। कुछ बात समझ में आ रही ना? आपने उसके चेंज को, उसके एक्शन को काउंटर एक्शन कर दिया, आपने उसका काउंटर एक्शन। समझ में आ रही बात ना? उसको क्या नहीं कर रहे हो, मतलब अपने आप को वहीं नहीं रखने की कोशिश कर रहे हो, आप वहां से हल्का खिसक गए, शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने से क्या हो गया? इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। अब ये तो हुआ सिर्फ प्रिंसिपल, इतना तो हुआ सिर्फ प्रिंसिपल कि चेंज लाने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है। पहली बार शिफ्ट हो जाता है, किस ओर शिफ्ट हो जाता है? जिस ओर शिफ्ट हो जाने से उस एक्शन का काउंटर एक्शन हो सके, जो एक्शन लाने से ये इक्विलिब्रियम में चेंज आया है। बात समझ में आ रही ना? बहुत अच्छे। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको पढ़ते हैं धीरे धीरे एक एक करके। तो सबसे पहला आएगा इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज बात ना करें, बहुत काम की बात बता रहा हूं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, इसमें लिखेंगे, ठीक है ना? पहले तो समझ लो, चलो समझ ही लो, है ना? मान लीजिए कि किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की रिएक्टेंट, पहली बात रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा उस समय केवल रिएक्टेंट होगा, केवल प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होंगे, दोनों होंगे। समझ गए ना सर? वो जो दोनों मौजूद हैं उनमें से अगर आपने किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर मैंने कहा मैंने किसी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो अगर मैं किसी रिवर्सिबल रिएक्शन की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या समझे? मैं बार बार कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम की रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो सर यही इक्विलिब्रियम जो अभी आपको यहां मिल रहा था, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। यहां पर मान लीजिए इक्विलिब्रियम मिल रहा था मुझे, यहां ये मिड पॉइंट था इसका इक्विलिब्रियम का, मैंने इस वाले साइड के पलटे को भारी कर दिया, इसने कहा सर इक्विलिब्रियम थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ, नहीं नहीं, वो कोई मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं देख रहे हैं हम लोग, है ना? फिजिक्स नहीं चल रही है, नहीं समझे? मैंने क्या कहा, मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, कौन सी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। समझ गए? वैसा ही हुआ जैसे मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें पुश किया, तुम उधर की ओर शिफ्ट हो गए, काउंटर एक्शन हो गया। समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं? नहीं, मतलब बस क्या होगा, इक्विलिब्रियम जब आपको जो यहां अचीव हो रहा था ना वो थोड़ा और आगे जाके अचीव होगा। मीनिंग क्या निकल के आया सर? जैसे मान लीजिए मैंने कहा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन लेकर के रिएक्शन कराओगे तो सर आधे घंटे बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। अगर आप उसी को 500 किलोग्राम लेकर कराओगे तो सर इक्विलिब्रियम आने में 2 घंटे लग गए, 2.5 घंटे। कुछ बात समझ में आई ना? यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब अच्छा खासा प्रोडक्ट बनने के बाद इक्विलिब्रियम आया। कुछ बात समझ में आई ना भाई? जब आप 50-50 किलोग्राम लोगे तो अमोनिया का एक पर्टिकुलर अमाउंट बनने के बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। लेकिन सर जब मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, ज्यादा ले लिया, तो इक्विलिब्रियम आएगा जरूर इस रिएक्शन में, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहां नहीं आएगा तो आगे जाके आएगा। मीनिंग की प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा बनने के बाद आएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बहुत अच्छे। अगर मैंने इसी का उल्टा कर दिया, देखो अब जो लोग अब नहीं समझ रहे हैं ना उनके लिए अथाह नुकसान की बात है ये, मतलब ऐसा नुकसान जिसको भरपाई करना मुश्किल हो जाता है, पर आप समझेंगे नहीं उस बात को, ठीक है ना? क्योंकि इंसान क्या होता है, भूल जाता है कुछ दिनों के बाद, ठीक है ना? आप में से कुछ लोगों को जॉब मिल जाएगी, कुछ लोग अपना बढ़िया बिजनेस कर लेंगे, कुछ लोग अच्छे सेटल लाइफ गुजार लेंगे, कुछ नॉर्मल सी जिंदगी गुजार रहे होंगे। समझ में आ रही बात ना? बिल्कुल नॉर्मल सी आम सी जिंदगी, बस जिंदगी में अपने लीन हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा ये जिंदगी, मैं ये जिंदगी जीने के लिए मजबूर हुआ क्यों हूँ। एक आम जिंदगी अगर जी रहे होंगे ना, वो नॉर्मल सी, मतलब तो वो जिंदगी जीने के लिए आप मजबूर हुए क्यों हैं, आप पलट के देखेंगे नहीं, क्योंकि टाइम आपको धीरे धीरे धक्के दे के कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ ला के छोड़ देगा, आप अपना ज़िंदगी काटते रहेंगे। समझ रहे ना मेरी बात? जनरली याद नहीं रहता। जैसे मैंने कहा ना, इस नुकसान की जो आप अभी नुकसान करते हो ना, आज आप अपनी क्लास को मिस करके या आज के क्लास में यहाँ बैठकर उसको ना सीख करके जो आप आज नुकसान कर रहे हो ना, उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। मतलब अगर आप चाहो भी ना कि बाद में मैं इसको कैसे भी करके, जैसे यहाँ काउंटर एक्ट कर लेता है, ये काउंटर एक्शन नहीं हो सकता इसका, ठीक है ना? जो टाइम बीत गया बच्चे, उसका कोई काउंटर एक्शन नहीं है। जो समय आपका एक बार जिंदगी से निकल गया ना, जो टाइम बीत गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते, काउंटर एक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात ना? खैर छोड़ो, दिमाग लगाओ। अभी मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ लो, बार बार करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यही मैंने उसका उल्टा कर दिया, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि भाई मान लो अमोनिया बनते समय बाहर भी क्या हो जाए, आग लग जाए, कमरे में टेम्परेचर और बढ़ जाए, तो पता लगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हमने मान लो रिएक्शन होते समय और वो अमाउंट मिला दिया जो अमाउंट हमें नहीं चाहिए था, जैसे सपोज करिए अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराने से ईस्टर प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, पता है आपको ये बात? इसी प्रोसेस को हम लोग ईस्टरिफिकेशन कहते हैं, याद है ईस्टरिफिकेशन, ठीक है? ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये भी शायद आपने पढ़ा होगा कि अगर वापस हम ईस्टर में पानी मिला देते हैं, ईस्टर को पानी दे देते हैं, वापस वाटर दे देते हैं, तो वो वापस फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए? तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन में जो वाटर बन रहा था, अगर उसके अमाउंट में आपने बाहर से और अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया, मीनिंग आपने प्रोडक्ट की साइड में कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने मतलब समझना, कुल मिला जुलाकर प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा देना, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा दिया। तो अगर आपने प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ईस्टर बनने के बजाय वापस क्या बनने लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनने लगेगा। मीनिंग समझ में आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छे। तो लिखो अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन लिखिए, ठीक है ना? देखिए, बाय एडिंग द रिएक्टेंट है ना, बाय एडिंग द रिएक्टेंट in a reversible chemical equation, by adding the reactant in a reversible chemical reaction, the equilibrium will shift in forward direction, the equilibrium will shift in forward direction, ठीक है? ऐसे लिख सकते हो आप, increase in concentration of reactant, increase in concentration of reactant will shift, क्या करेगा, यहां लिखोगे आप, will shift equilibrium, equilibrium को कहां शिफ्ट कर देगा बोलो बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया, विद फॉरवर्ड डायरेक्शन, equilibrium will shift in forward direction, ओके? अब by increasing the concentration of product, पहले तो ये लिख लिया ना आपने, on adding the reactant in reversible chemical reaction the equilibrium will shift in forward direction। पहले तो इसको शब्दों में लिखना है ऐसे, फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, increase in concentration of the reactant will shift equilibrium in forward direction, ठीक है? will shift equilibrium in forward direction, ओके जी। नेक्स्ट को जल्दी से, तो तेजी से हाथ चलाओगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा, नहीं तो भाई समझाने के लिए तो आसान है, बड़ा मुश्किल नहीं था। हो गया? नेक्स्ट देखो, बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बाय इंक्रीजिंग द concentration of product, concentration of product, equilibrium will shift in, बोलिए, equilibrium will shift in backward direction। भूलिएगा ना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इतना भी लिखाओगे काम चल जाएगा आपका, ठीक है ना? by increasing the concentration of product the equilibrium will shift in backward direction, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक कहानी खत्म हुई, ठीक है ना? बार बार पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे कल आके वापस पूछूंगा ना कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या जवाब दोगे? सर बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, by decreasing the concentration of the reactant equilibrium will shift in backward direction। समझ गए? मतलब वाइस वर्सा भी याद कर लेना है, समझ में आ गई बात ना? इंक्रीज करने पर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो रिएक्टेंट को हटा लेने पर या कम कर लेने पर बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। उसी तरह से बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट,
बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्लियर है ना। और बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको उस समय कहा था कि बच्चों ये अमोनिया फिर हम बनाएंगे कैसे, याद करो मैंने कहा था, फिर ये अमोनिया फॉर्म कैसे होगी भैया, एक समय के बाद तो हमेशा अमोनिया का इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो हम तो जिंदगी में कभी अमोनिया बना ही नहीं पाएंगे फिर। हाँ, तो वो जो अमोनिया बनाते जा रहे हैं उसको कैसे भी कहीं ना कहीं कलेक्ट करते जाएंगे, मीनिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को कम करते जाएंगे। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट को हटाते जाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ जाएगा और फॉरवर्ड में रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात, बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखिए, क्लियर हो गया ये। सेकंड लिखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। दूसरा इफेक्ट है भाई, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ये दो केस में अलग अलग है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। दो केस में अलग अलग है, कौन कौन से दो केस में, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। कौन कौन से दो केस बनेंगे, पहला फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी समझदार है ना तो वो मैंने जो अभी पहला स्टेटमेंट बताया ना उसी के बेस पर सारे बता देगा आराम से। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आप मुझे बताओ, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है ना, जो हीट इवॉल्व होती है उसको आप रिएक्टेंट की साइड मानते हो या प्रोडक्ट की साइड, प्रोडक्ट की साइड। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट की साइड में ही है, क्लियर। अब जरा सा दिमाग लगा दो बस, आप बताओ, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं रहा ना, बहुत अच्छे। सिमिलरली तो मैं फिर समझो, मैंने कहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है किस साइड, प्रोडक्ट की साइड। अब अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो मैंने कौन सी साइड को भारी कर दिया, कौन सी साइड को डोमिनेट करा दिया, प्रोडक्ट वाली साइड को डोमिनेट करा दिया, क्लियर। अगर प्रोडक्ट वाली साइड डोमिनेट कर जाएगी तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गया, बहुत अच्छे। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब सर ये जो अमोनिया का फॉर्मेशन है ये कैसा है, एक्सोथर्मिक। सर इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप वो जो हीट रिवॉल्व हो रही है उसको बाय एनी हाउ किसी कूलिंग चैम्बर में डालकर या कोई कूलिंग चैम्बर लगाकर, कोई तरीका लगाकर, कुछ भी करके अगर आप उस हीट को रिड्यूस कराते चले जाए तो बोलिए इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मींस अमोनिया मोर एंड मोर अमोनिया फॉर्म। समझ में आ रही बात ना, मोर एंड मोर अमोनिया इज फॉर्म। अब ध्यान सुनना, मैं तुमसे सवाल करूंगा, व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्मेशन की मुझे फेवरेबल कंडीशंस बताओ। बच्चों ऐसे ही कल जाकर के आपसे बॉस पूछ रहा होगा कि हमारी कंपनी के लिए फेवरेबल कंडीशंस बताओ। समझ गए ना, जिंदगी में मैं बार बार आपसे कह रहा हूं अभी से तैयारी करो कि आने वाले टाइम में क्या होगा। नहीं तो मजाक नहीं कर रहा, आपके आने तक बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो चुका होगा, अभी तो बहुत ज्यादा हो चुका है। पहले इतनी चीजें प्राइवेट हो चुकी हैं। पहले तो क्या होता था, लोग मरे जा रहे हैं, बस परेशान है, एक ही चीज बस पीछे पड़े हैं, किसके, रेलवे की नौकरी। भैया रेलवे में नौकरी मिल जाए, मजा आया, लाइफ सेटल, मजा आ गया। क्यों मजा आया, करना ही कुछ नहीं है, आराम से बैठ के खाओ, ठीक है, ऐसा लगता था। लेकिन धीरे धीरे रेलवे हो सकता है कि आपके आने तक या थोड़ा और आगे जाने तक पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना। उसके अलावा आ जाओ वापस समझो। उसके अलावा भैया बस कैसे भी करके इलेक्ट्रिकल में ना, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यार जेई हो जाए, कैसे भी करके जेई, इंजीनियर भी नहीं, जूनियर इंजीनियर, समझ लो ना, किसी पावर स्टेशन पर कहीं है ना, क्या बन जाए, जेई बन जाए, बस चांदी काटो माजे से बैठ के, है ना, रोला हो जाएगा भाई। आज यहाँ छापा मारा, आज वहाँ छापा मारा, आज यहाँ से लूट के ले आया, वहाँ से लूट के ले आया। कुछ बात समझ में आ रही ना, समझ रहे हो। एक खाली एक जेई, मतलब जेई की पोस्ट में बार बार जूनियर इंजीनियर भी नहीं है, वो जूनियर इंजीनियर है, पॉलिटेक्निक वाला है, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। वो बंदे की आप देख लो, जब जेई आ जाता है ना तो सबकी मतलब सब हाल खराब हो जाता है। पहली बार जेई जाता ही नहीं है छापा मारने में, वो तो खाली वहाँ बैठ के बताता है इतना पैसा चाहिए, ठीक है ना। कुछ बात समझ में आ रही ना।
बड़ा मसला है सर वो भी अपने तेरे को ना प्राइवेट हाँ ले लेते हैं ठीक है। तो अभी क्या बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्राइवेट, ठीक है ना। लगातार इस पे काम चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा प्राइवेट करने की बहुत कोशिश की जा रही है, समझ ना। धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, वैसे बहुत सी चीज़ें प्राइवेट को दी जा चुकी हैं, समझ ना भाई। ये जितने भी आपकी मीटर रीडिंग निकालने आते हैं वो सब प्राइवेट हैं, पता है ना आपको, गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है ना। वो कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो प्राइवेट हैं जो मीटर रीडिंग निकालने आता है, मीटर रीडर, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे करते करते ये इसको भी क्या कर देंगे, पूरा प्राइवेट कर देंगे। तो गवर्नमेंट में जा करके लोग जो मलाई काटने के चक्कर में लगे रहते थे ना, वो मलाई धीरे धीरे क्या होने लगी है, कम हो रही है, ठीक है ना। तो आपके आने वाले टाइम तक मलाई और कम हो जाएगी, ठीक है ना। और जब मलाई कम हो जाएगी ना, बच्चे प्राइवेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, प्राइवेट भी वही काम करवाएगा, समझ गए ना। आने वाले टाइम में क्या हो जाएंगे, प्रीपेड कनेक्शन हो जाएंगे। प्रीपेड कनेक्शन किसके, बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के भी प्रीपेड कनेक्शन होंगे। मतलब जैसे मोबाइल का रिचार्ज कराओगे तो चलेगी, नहीं रिचार्ज कराओगे नहीं चलेगी। जिस दिन आपका रिचार्ज खत्म, अभी भी चल रहा है, ठीक है ना, अभी लेकिन पूरे में तो नहीं हुआ ना। हाँ, तो अगर आप नहीं, वो तो ये है कि चलो कम से कम 2-3 बार, 1 महीने 2 महीने का आगे खींचने के बाद करता है कनेक्शन, ठीक है ना। और वो आके मैनुअली कट करते हैं। नहीं सर, अपने आप ऑटोमेटिक कटा था। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं कट रहा अभी। सर कटा था, हमारे को कटा था, फिर सर ऑनलाइन से हमारा अच्छा तभी आया, हो सकता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मैं क्या तो रहा हूँ, ये हो जाएगा धीरे धीरे। तो प्रीपेड कनेक्शन होंगे, पहले से मोबाइल की तरह रिचार्ज कराओगे, जब तक रिचार्ज रहेगा तब तक मोबाइल काम कर रहा है। रिचार्ज के बाद मोबाइल नहीं, तो आपके घर में अंधेरा अपने आप ही हो जाएगा। तो आप पहले से पहले ही फिक्रमंद रहोगे कि भैया, जैसे मोबाइल के रिचार्ज के लिए परेशान रहता ना आदमी कि रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिचार्ज करा लो, वैसे ही कराएंगे। तो बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, अब ये सब छोड़ो, इसके बाद आया मेन मुद्दा। मेन मुद्दा क्या आया, बच्चे प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ वही बंदा कामयाब है जो लगातार कंपनी को कुछ दे रहा होता है, समझ गए ना। जिस दिन आपने कंपनी को देना बंद किया, और तो और अगर इतना भी दे रहे हो जितना वो तुम्हें दे रही है, तो भी धक्का मार के बाहर कर देंगे, नहीं समझे भाई। प्राइवेट वाले तुम्हें क्यों रखेगा, अगर तुम 100 रुपए कमा रहे हो और 100 ही तुम्हें कंपनी पे कर दे रही है, मुझे क्या मिल रहा है तुमसे, कंपनी क्या कहेगी। ये तो गवर्नमेंट का होता है कि इसमें 100 एम्प्लॉय में से 20 एम्प्लॉय या 50-60 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ठीक ठाक से, 30-40 उनके सारे चल रहे हैं अपना, कोई बात नहीं, चले जा रहे हैं, समझ गए ना। गवर्नमेंट में होता है, कोई दूसरा सुपरविजन नहीं है। लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या कहती है, काम करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो भाई जाओ अपने घर, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना। तो ये है, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अपने अंदर बहुत गट्स पैदा करो, ठीक है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशंस, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होंगी, तो आप बोलेंगे सर लो टेम्परेचर, वेरी गुड। लो टेम्परेचर इज द बेटर कंडीशन। जितना कम टेम्परेचर रहेगा अमोनिया का फॉर्मेशन उतना ही बेहतर हो पाएगा, या उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ अमोनिया हम फॉर्म कर पाएंगे, क्लियर है ना। उसी तरह इसमें क्या होता है सर, एक होता है हाई प्रेशर, ठीक है ना। हालांकि अभी प्रेशर की बात करेंगे कि प्रेशर हाई क्यों होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, अमोनिया का जो हम बना रहे हैं उसको रिमूव कराते रहना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। तो लिख दो जल्दी से, इसमें एक्सोथर्मिक के लिए लिखो पहले जल्दी से एक स्टेटमेंट, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, by increasing the temperature for an exothermic reaction, by increasing the temperature for an exothermic reaction, for an exothermic reaction, the equilibrium will shift in, है ना। by increasing the temperature for an exothermic reaction, the equilibrium will shift in, बोलिए backward direction, बहुत अच्छे, equilibrium will shift in backward direction, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा से क्या समझे, इसका उल्टा क्या, हाँ, अगर डिक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, इंक्रीज करने पर बैकवर्ड एक्शन करेंट बढ़ेगा और डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड एक्शन करेंट बढ़ेगा। बोलो कोई डाउट हो तो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, दूसरी क्या होती है इसमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो भाई अब हम लिखेंगे एंडोथर्मिक के लिए, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चे एंडोथर्मिक कौन सी होती है, जिसमें हीट किस साइड होती है, रिएक्टेंट की साइड होती है, प्रोडक्ट की साइड होती है, सर रिएक्टेंट की साइड होती है। तो रिएक्टेंट की साइड वाली हीट को, मतलब रिएक्टेंट की साइड को आपने पलटा भारी कर दिया, उसको आपने डोमिनेट करा दिया। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो समझो आप क्या कर रहे हो, उसको जो चाहिए वो दे रहे हो, समझ ना। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो क्या लिखा, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, by increasing the temperature the equilibrium will shift in
फॉरवर्ड डायरेक्शन. बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ओके, एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा में इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अगर टेम्परेचर रिड्यूस कर दोगे, पता लगा एंडोथर्मिक रिएक्शन को हीट चाहिए आप और हीट निकाल रहे हो उसमें से, तो समझो कि बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट बढ़ जाएगा. ठीक है ना, बहुत अच्छे. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब वो हो जाएगा. बस वाइस वर्सा कर दिया ना, बहुत अच्छे. दो इफेक्ट हो गए, दो फैक्टर ले लिए मैंने अभी तक. कौन कौन से? एक कॉन्सेंट्रेशन और एक टेम्परेचर. तीसरे फैक्टर पे आते हैं. लिखिए, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. तीसरा फैक्टर, बच्चों बात ना करो भाई, ध्यान लगाओ. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में लिखिए ये. ठीक है ना, बड़ा अलग सा है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको. ठीक है ना, लिखिए, देयर इज नो एनी चेंज इन द there is no any change in the equilibrium. There is no any change in the equilibrium by increasing or decreasing the pressure. If there is no any change in equilibrium, there is no any change in equilibrium by increasing or decreasing the pressure. If the number of moles of gaseous reactant and products are same, are equal. The number of moles of gaseous reactant, हाँ प्रोडक्ट कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखो उससे क्या फर्क पड़ता है. The number of moles of gaseous reactant and products, the number of moles of gaseous reactant and products are equal. है ना, the number of moles of gaseous reactant and products are equal. क्या समझे? क्या बात समझ में आई? मैंने कहा द इक्विलिब्रियम पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता प्रेशर के बढ़ाने या घटाने से. कब? अगर दोनों नंबर ऑफ मोल्स यानी एनपी बराबर एनआर हो. अगर एनपी बराबर एनआर हो तो इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? बहुत अच्छे. अभी समझते हैं उसको भी, समझेंगे क्यों वो भी बता देंगे. लेकिन पहले बताओ, अगर मैंने आपसे पूछा H2 + I2, इस रिएक्शन के लिए ये भी गैस और ये भी उधर वो भी गैस है. इस रिएक्शन में टेम्परेचर प्रेशर के बढ़ाने घटाने से क्या फर्क पड़ेगा? तो सर ना बढ़ाने से कोई इंपैक्ट पड़ेगा ना घटाने से कोई इंपैक्ट पड़ेगा. समझ मेरी बात? क्लियर है? बहुत अच्छे. बाकी अभी पहले वो भी देख लेते हैं कि किस पे क्या असर पड़ेगा. फिर अभी तो कहानी हुई कि अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हुए तो प्रेशर के बढ़ाने घटाने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. बट अब अगली लाइन देखिए, if the number of moles of gaseous reactant and products are not equal, if the number of moles of gaseous reactant and products are not equal, if the number of moles of gaseous reactant and products are not equal, then by increasing the pressure, the equilibrium will shift in lesser number of gaseous molecule. The equilibrium will shift in the direction of lesser number of gaseous molecule. Equilibrium will shift in the direction of lesser number of gaseous molecule. Equilibrium will shift in the direction of lesser number of gaseous molecule. नहीं समझे? देखिए क्या कहना चाह रहा है, पहले तो समझ लो. पहले तो बस इसी बात को याद रखो क्योंकि पेपर में आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है. क्या बताया? अगर किसी रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड गैसेस प्रोडक्ट आपस में इक्वल ना हो तो बोलो ना, तो सर इक्विलिब्रियम बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच हैज लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और लेस नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल इस पे तो ये भी चाहते तो आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते थे. क्या? H2 + I2. क्या लिख दोगे इस पे? नो इफेक्ट. ठीक है, अब मैंने लिया क्या? N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3. ठीक है, तो बताओ बच्चों ये भी गैस हैं, सब गैस हैं. ये
ये भी गैस और ये भी गैस, ठीक है। अब मुझे बताओ, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, है ना, यहां पर आप इसके लिए लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। बताओ, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, वेरी गुड, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, है ना, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो होगा कि नहीं होगा? सर फॉरवर्ड में क्यों गया? देखो मुझे बताएंगे, ऋतिक बताएंगे इस बात को, ठीक है ना। ऋतिक बताओ फॉरवर्ड में क्यों गया? प्रेशर बढ़ाने से इस रिएक्शन का, इस वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों गया? सर आपने बताया है अभी अभी थोड़ी देर पहले कि बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच हैज लेस नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? कौन सी साइड में मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है? इस साइड ज्यादा, उस साइड कम है। इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाने से, बार बार कह रहा हूं, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस ओर शिफ्ट हो जाता है जिस ओर मॉलिक्यूल या मोल्स की संख्या कम होती है। तो अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में ना, भाई बता रहे हैं इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पहले ये बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं मतलब जो लिखवा दिया वो तो पकड़ में आ रहा है कि इस ओर क्यों जाएगा। अब वो क्यों जाएगा उसका मैं अभी मतलब समझाता हूं, ठीक है ना। देखिए ध्यान सुनिए, सबसे पहली बात, जब हम लोग किसी भी गैसियस किसी कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन आयोडीन को लेकर के रिएक्शन कराते हैं और एक बार इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, तो उस समय कौन कौन पाया जाएगा कंटेनर के अंदर? सर हाइड्रोजन भी होगा, आयोडीन भी होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड भी होगा, दोनों होंगे, तीनों होंगे, मतलब क्लियर है। अब सर जब ये तीनों होंगे तो मैं कंटेनर के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर को अगर बढ़ा दूंगा तो प्रेशर बढ़ाने से कंटेनर का वॉल्यूम घट जाएगा। गैस लॉस नहीं पढ़े क्या हमने? बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ा क्या हमने? प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉयल्स लॉ। एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर, या लिखा था वहां, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, और वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द गैस। नहीं समझे? अरे नहीं पता, ये पढ़ा है ना मैंने। अगर बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी पता है सबको कि किसी गैसेस कंटेनर के ऊपर से प्रेशर बढ़ा दोगे तो पिस्टन नीचे मूव कर जाएगा, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जितना पहले था उससे, और जब प्रेशर घटा देते हैं तो गैस फैलने लगती है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो है वो बढ़ने लगता है। कुछ बात समझ में आ रही ना? अब बताओ, जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। वॉल्यूम अगर रिड्यूस हो जाएगा तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसकी कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा इंक्रीमेंट आ जाएगा। नहीं समझे? वॉल्यूम तो सबके लिए डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम तो 5 लीटर था मान लो पहले, तो इसके नीचे भी 5, इसके नीचे भी 5, इसके नीचे भी 5 लिख करके मोलर कॉन्सेंट्रेशन निकाल दी हमने, 2/5, 3/5, 1/5, क्लियर। लेकिन जब हमने यहां पर क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ाने से ये हो गया 2 लीटर। मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अब कितना हो गया? 2 लीटर। तो अब ये 2/2 और ये 3/2 और ये 1/2 हो गया। तो इस केस में कॉन्सेंट्रेशन किसकी बढ़ गई? रिएक्टेंट वाली साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, इसलिए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। चलो अभी बताओ ये, हाँ निखिल समझ में आ गया? ये बच्चे समझ में आ गया? बहुत अच्छे। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, है ना, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, सुनो क्लियर हो गया? अब बताओ, अच्छा बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड, सॉरी विल शिफ्ट इन, अब इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इन दैट डायरेक्शन विच हैज लेसर नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि अलग अलग रिएक्शन के लिए इसमें कहानी अलग अलग हो जाएगी, समझ गए ना। अगर यही रिएक्शन इसकी उल्टी होती ना ऐसे करके, तो फिर हम कहते हैं सर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। समझ मेरी बात ना? अभी कोई डाउट है? एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या मीनिंग निकालोगे इसमें कि सर बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच हैज लेस नंबर ऑफ मोल्स, तो वाइस वर्सा में क्या बोलोगे? बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, वाइस वर्सा कर लिया ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा? प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जो इंपैक्ट प्रेशर से पड़ रहा है उसका उल्टा इंपैक्ट
वॉल्यूम पे पड़ेगा, देखा ना, बहुत बढ़िया, देखा ना। तो पहली बात देखिए, है ना, बोलिए, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, सॉरी बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। आप खुद बताओ ना यार, किसी गैसियस कंटेनर का वॉल्यूम आपने बड़ा कर दिया, मतलब गैस को फैलने का मौका दे दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस। प्रेशर डिक्रीज होता है तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करता है, भाई मत बोलो यार, जिधर ज्यादा लार्जर नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं, पक्का, बहुत अच्छे। तो क्या लिखेंगे, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम द प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड। पहले तो ऐसे लिख लो, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम द प्रेशर विल बी डिक्रीज्ड, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम द प्रेशर विल बी डिक्रीज and the equilibrium will shift in that direction which has larger number of moles, and equilibrium will shift in that direction which has larger number of moles, equilibrium will shift in that direction which has larger number of moles। उम्मीद है बात समझ में रही होगी, क्लियर हो गया। एंड वाइस वर्सा, समझ में आ जाएगा ना भाई, वाइस वर्सा। अच्छा, मैं वाइस वर्सा करके बार बार लिखवा रहा हूं। आप अगर ये पेपर में आया, मान लीजिए पेपर में केवल आया व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो फिर पूरा लिखना आप, वाइस वर्सा करके मत छोड़ना। क्या लिखना, पूरा 2 स्टेटमेंट बना के लिखना। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ मोल्स, एंड बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स या लार्जर नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है। हाँ, मतलब वो देख लेना, मतलब पेपर के हिसाब से चलना, ये नहीं कि वाइस वर्सा लिख के आप, चाहे वो बड़े ज्यादा नंबर में भी हो तब भी वाइस वर्सा लिख के चले आ रहे हो, है ना, तो सही से लिखना होता है, ठीक है। हो गया। बोलो, अगर मैंने तुमसे पूछ लिया बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ द गैस, बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द गैस द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन, वेरी गुड, लेस नंबर ऑफ मोल्स, उल्टा, जस्ट उल्टा हो जाएगा उसका। और अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर हुए तो कोई चेंज नहीं आएगा, बात खत्म। क्लियर है, बिल्कुल प्रेशर वॉल्यूम वाला है, बस प्रेशर का जस्ट उल्टा रिवर प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। बच्चे ही हैं, ये कौन सा चल रहा है, ये कौन सा आया, 5वां है ना, ठीक है, एक और है, बच्चे ही हैं बस, है ना। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये भी बहुत आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखना। लिखिए, कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एनी डायरेक्शन। मतलब कुल मिला जुलाकर कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पर कोई इंपैक्ट नहीं होता। इक्विलिब्रियम डज नॉट, कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट, कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एनी डायरेक्शन, कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन एनी डायरेक्शन। क्लियर है, यानी कि कैटलिस्ट मिलाने से ना तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ना बैकवर्ड में, ना लेसर नंबर ऑफ मोल्स में, ना लार्जर नंबर ऑफ मोल में। रीजन, सर चूंकि कैटलिस्ट का काम रिएक्शन करना नहीं है। अब रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया, मतलब ना तो उसने कंसंट्रेशन का पलड़ा भारी किया, ना प्रोडक्ट का, उसने कहा रिएक्शन का रेट बढ़ा दिया, बस। रेट बढ़ाना मतलब उतना ही अमाउंट रहते हुए रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया तो उसका भी रेट बढ़ जाएगा। मतलब कैटलिस्ट दोनों काम करता है, समझ गए ना। कैटलिस्ट अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है तो साथ ही साथ बैकवर्ड का रेट अपने आप बढ़ जाता है, बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है, समझ गए ना। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट अपने आप बढ़ जाएगा, समझ गए। तो इसलिए इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट को, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस। Effect of addition of an inert gas, है ना। अब मतलब इनर्ट गैस का मतलब कोई ऐसी गैस मिला दे हम उस कंटेनर में जो कि रिएक्टिव ना हो, मतलब रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, बट भीड़ तो बढ़ा दी उसने आकर के, नहीं समझे, क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर है, लेकिन ये काम भी हम 2 तरीके से करेंगे। मान लीजिए मैंने एडिशन, ये बच्चे ध्यान लगाओ जरा, मैंने कहा मान लो कि ये जितने लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं इनमें मैंने कोई एक इनर्ट या 10 बच्चे इनर्ट 10 बच्चों को लाकर बैठा दिए यहाँ, तो भैया वो मैंने कहा, तुमने कहा भैया ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा,
बात समझिए, ठीक है ना। मैंने बोला भाई क्या दिक्कत है तुम्हें इससे, ये थोड़ी तुम्हें कुछ कह रहे हैं, ये तो बेचारे इनर्ट हैं, ये तो वैसे भी इनर्ट हैं, इन्हें क्या कह रहे हो, ये तुमसे आगे कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तुम्हारा इनका कोई लेना देना नहीं, तो तुम इनसे परेशान क्यों हो रहे हो, तो ये तो इनर्ट हैं। बोले सर इनर्ट है, हमारे साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन भीड़ तो बढ़ा रहे हैं, कुछ बात समझ में ना। तो मैं कहूँगा भाई ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, भीड़ बढ़ा रहे हैं तो दो रास्ते हैं। अगर मैंने कमरे का साइज इतना ही रखते हुए इनर्ट गैस को ऐड किया तो सर असर पड़ेगा, सर देखिए तब असर पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए एक कमरे का साइज इतना ही बड़ा रखें और हमारी बराबर क्लास और इसमें ठूस दें तो सर देखिए तब तो दिक्कत होगी। चाहे वो हमसे भले ही इंटरेक्ट ना करें, चाहे वो हमारे साथ बातचीत ना करें, चाहे वो शोर शराबा ना करें, चाहे वो हमसे मिले जुले नहीं, लेकिन सर इंपैक्ट तो पड़ेगा, क्लियर। लेकिन अगर मैं कमरे का साइज भी बड़ा कर दूं और फिर इनर्ट गैस मिला दूं तो फिर सर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कुछ बात समझाने सर क्या मुश्किल है, कोई बात नहीं सर, वो तो वैसे भी इनर्ट है, हमसे तो रिएक्ट तो हमारे साथ कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात वो हमें आके वैसे भी तंग नहीं कर रहे हैं कि इधर किसको उधर किसको, तो इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब दो कहानियां हैं। अच्छा बताओ, कमरे का साइज बड़ा रखते हुए अगर मैंने ये काम किया, कमरे के साइज को बड़ा करके, मतलब कंटेनर का साइज बड़ा करके और फिर उसमें इनर्ट गैस मिलाऊं, तो मैंने क्या कांस्टेंट रखा, किस चीज को कांस्टेंट रखा, प्रेशर को या वॉल्यूम को? सर प्रेशर को, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ना वाला था ना उन कुछ लोगों के घुस जाने से, जितना प्रेशर बढ़ने वाला था उतना मैंने वॉल्यूम बढ़ाकर क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। नहीं समझे, एक्सपेंशन दे दिया मैंने गैस को। भाई तुम जितना रिलैक्स होकर पहले बैठे थे अभी भी उतना रिलैक्स होकर बैठो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, क्लियर है ना। तो इसका मतलब सर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये कौन सी केस हुआ, एट कांस्टेंट प्रेशर, नहीं समझे, क्लियर है ना, बहुत अच्छे। और दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। नहीं मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया इसमें, अच्छा इनर्ट गैस एडेड टू द, अच्छा पहले लिखो एक बार देखते हैं ना, कुछ इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, पहले एक बार पूरा कर लें इसको। लिखिए पहला, एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा हाँ ये अलग कहानी बता रहा है, ठीक है ओके सुनिए। एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब पहले लिख लो फिर रीजन बताते हैं। डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, क्या कंडीशन रखी है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए इनर्ट गैस मिलाई गई है, तो उससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसने क्या बताया, लिखिए, बिकॉज बाई एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस, बिकॉज बाई एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस at constant volume, the total pressure will be increased, the total pressure will increase, the total pressure will increase, total pressure तो बढ़ जाएगा सर, total pressure तो बढ़ जाएगा, but the concentration of the reactant and product will not change। नहीं समझे, क्योंकि concentration of the reactant और product निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम, number of moles of gaseous reactant upon वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और वो मैंने फिक्स रखा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी उतने ही रहे। देखो पहली बात, एक बात ध्यान सुनना, इनर्ट गैस के आ जाने से ना तो रिएक्टेंट की साइड उनको काउंट किया जाएगा ना प्रोडक्ट की साइड, क्यों, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी नंबर ऑफ मोल्स में काउंटिंग तो ना तो रिएक्टेंट की साइड होगी ना प्रोडक्ट की साइड होगी, क्लियर। अब सर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए इनर्ट गैस फिल कर दी, तो सर मोल, रिएक्टेंट के मोल की संख्या जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतनी रही, वॉल्यूम भी उतना ही रहा, कॉन्सेंट्रेशन पे कोई चेंज नहीं आया, कॉन्सेंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं आया। क्या चीज, हाँ तो अब वो हम ये इसने खाली एक चीज बस दिमाग में रखी कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए ऐसा किया, बाकी चीजें मतलब बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं आया। हाँ मान रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर रखी हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। अच्छा क्या मैंने, एक मिनट सुनो भाई, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज।
देखो, the total pressure will increase but the concentration of the reactant and product does not change. बस इतना लिख के छोड़ दो. अभी एक बार वो भी लिखो और फिर कोई डाउट रहेगा तो अभी मुझसे बात करना, ठीक है ना? है ना? But the concentration of the reactant and product does not change. ठीक है? Does not change. अब सेकंड पॉइंट लिखिए इसका. Addition of an inert gas at constant pressure. Addition of an inert gas at constant pressure. हाँ, मतलब इसी तरह से लिख लो ना, ये कोई ऐसी हेडिंग नहीं, उसी में आपने लिखा एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एंड कांस्टेंट प्रेशर, उसी में थोड़ा सा क्या लगा के, 2 डॉट लगा के उसके आगे लिख दो. व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम, व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हेन एन इनर्ट गैस इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, To the equilibrium. at constant pressure, at constant pressure, then the volume will increase. है ना? The volume will increase. As a result, the equilibrium will shift in a direction which has larger number of moles. As a result, the equilibrium will shift in a direction which has larger number of moles. ठीक है? लार्जर नंबर ऑफ मोल्स. देखिए क्या कहना चाह रहा है. कुल मिला जुलाकर अभी 2 बातें थी, आप इन 2 बातों को पहले समझिए. इसका कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर मैंने एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हुए, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए इनर्ट गैस को मिला दिया, तो सर इनर्ट गैस का लेना देना ना तो रिएक्टेंट की साइड वो काउंट होंगे ना प्रोडक्ट की साइड काउंट होंगे. दूसरी बात सर, वॉल्यूम क्या कर दिया मैंने, फिक्स रखा. वॉल्यूम फिक्स रखा तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे और जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे उनके लिए वॉल्यूम उतना ही रहा, तो कॉन्सेंट्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आया. लेकिन जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए, नहीं समझे, ठीक है ना, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हमने वॉल्यूम को क्या इनर्ट गैस को उसमें ऐड कर दिया, तो इनर्ट गैस ऐड करने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. समस्या उल्टी हो गई, हम लोग दूसरे तरीके से समझ रहे थे, नहीं समझे. आप क्या समझ रहे हैं? क्या मेरा कहने का मतलब यह है, मान लीजिए आप मुझे बताओ. अच्छा, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि प्रेशर कांस्टेंट का क्या मतलब निकालते हो आप. मान लीजिए कंटेनर है, तो इस कंटेनर में प्रेशर कांस्टेंट का मतलब यह है कि सर मैंने यहाँ पर 5 किलो वजन रखा हुआ है. कितना? 5 किलोग्राम. अब ये बस हमेशा क्या ही रहे, 5 किलोग्राम रहे, तो माना जाएगा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है. समझ मेरी बात ना? क्लियर हो गया? उस समय दिमाग में कुछ और चीज चल रही थी. हमें नहीं डालना है प्रेशर, हमें तो गैसियस प्रेशर देखना, गैस टोटल प्रेशर कितना डाल रही है. इतना प्रेशर डाल के अभी फिलहाल वो इतने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखी है. अगर मैंने यही प्रेशर रखते हुए, मतलब इतना ही लोड रखते हुए, इसमें बाहर से कुछ इनर्ट गैस इंजेक्ट कर दी. क्या कर दी? इंजेक्ट. अब ये प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये गैस फैल जाएगी. ये कहेगी भाई ठीक है, हम ज्यादा आ गए, ज्यादा लोग हो गए, तो थोड़ा और फैल जाओ. मतलब कुल मिला के ऐसा हुआ जैसे कि बैलून में 2 फूंक आपने और मार दी, तो क्या हो जाएगा, और फैल जाएगा. कुछ बात समझ में आई ना? बिकॉज बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, वो कांस्टेंट है. नहीं समझे? जब हम बैलून को फुलाते हैं तो इधर से फूंक मारते जा रहे हैं, जितनी ज्यादा फूंके मारते जाएंगे उतना ही बैलून क्या होता जाता है, फूलता जाता है. कारण क्योंकि सर बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो क्या हो गया, कांस्टेंट. तो जो बाहर का प्रेशर वो तो कांस्टेंट रखा, हमने बाहर से क्या कर दिया, इसमें मॉलिक्यूल इंजेक्ट कर दिए. तो मॉलिक्यूल इंजेक्ट करने से क्या हो जाता है, ये फैल जाएगा. फैल जाएगा मतलब कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये कहेगा जिनके आने से ये बढ़ा है वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, पर हमारे लिए तो मुसीबत हो गई कि हमारा वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया. कुछ बात समझ में ना? अब वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, घट जाती है.
समझ में आ रही बात ना? तो जिस तरफ ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे तो वॉल्यूम के बढ़ने से भी, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है और वॉल्यूम भी बढ़ जाए तो कॉन्सेंट्रेशन में उधर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। नहीं समझे भाई? मान लो ऐसे देखो, इस वाली साइड में देखो, अभी मैंने कहा वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। सर इसके लिए भी बढ़ गया, इसके लिए भी बढ़ गया, इसके लिए भी बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो यहाँ चूंकि यहाँ न्यूमरेटर है 2 और यहाँ डिनोमिनेटर है 4, एक तरीके से समझो 4, तो और इंक्रीमेंट मैंने दोनों के डिनोमिनेटर में क्या किया, सेम, तो सर इधर वाली तरफ क्या हो जाएगा, अभी भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगी। नहीं समझे? क्योंकि नीचे हम सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना भाई, इंक्रीमेंट तो सेम ही आया होगा सबके लिए। जब मेरा ये पिस्टन मूव करके ऊपर चला जाएगा तो अगर 2 लीटर से ये 3 लीटर हो गया तो सबके लिए 1 लीटर बढ़ा ना, तो इसका मतलब इंक्रीमेंट, नीचे तो हमने इंक्रीमेंट सेम लाए लेकिन ऊपर नंबर ऑफ मोल्स जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये सारे के सारे इफेक्ट और इंपैक्ट आप एक बार फिर जाकर देखिएगा, पढ़िएगा। अगर किसी तरह कोई डाउट रह जाएगा तो कल की क्लास में आकर के मुझसे डिस्कस करिएगा, ठीक है ना? अदरवाइज ये कंप्लीट हो गया, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना?